हेलो बच्चों। हम लोग क्लास 11th में जो प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे उसमें हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और हम लोग स्टार्ट करेंगे आज अपना पहला डिवीजन से, दैट इज़ द थैलोफाइटा। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विथ थैलोफाइटा। थैलोफाइटा बच्चों, आप सब जानते हो कि थैलोफाइटा से बिलोंग क्या करता है। तो थैलोफाइटा से एल्गी बिलोंग करता है कि नहीं। आपको पता है कि जो इसका मेंबर्स है, मेंबर्स आर एल्गी, मेंबर्स आर ये वो सिंपल से एल्गी। तो थैलोफाइटा से बिलोंग कौन करता है बच्चा? एल्गी बिलोंग करता है। ठीक है। तो थैलोफाइटा पढ़ने का मतलब क्या है हमारा, कि एल्गी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो वो बी क्लियर है। अभी से हम लोग प्लांट किंगडम में कोई भी स्टार्ट करेंगे डिवीजन, तो उनके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले आप ये जानो। ठीक है बच्चों, किसी भी डिविजन्स में हम लोग पढ़ेंगे हैबिटेट के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैबिटेट के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे कि वो सब रिप्रोड्यूस कैसे करता है, मतलब उनके रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है बच्चा, क्लियर है। और एट लास्ट हम पढ़ेंगे उनके इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस या इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस के बारे में, है कि नहीं। तो हम सिंपल बोल देंगे इम्पोर्टेंस के बारे में, इम्पोर्टेंस। और वो इम्पोर्टेंस हम पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी, दैट इज द इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, और इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, दैट इज इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। तो बड़ा क्लियर टर्म्स में हम समझ लो कि जब कभी भी आप कोई भी स्टार्ट करोगे डिवीजन पढ़ना, तो वहाँ पे आप ये खोजोगे क्या क्या, तो हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस। ठीक है बच्चा। और ये पढ़ने के बाद कुछ उसका मेंबर्स है, उन मेंबर्स का हम नाम याद करेंगे, है कि नहीं। और एट लास्ट द मेंबर्स जो उससे बिलोंग करता है। ठीक है। तो आप थैलोफाइटा पढ़ो, ब्रायोफाइटा पढ़ो, टेरिडोफाइटा पढ़ो, जिम्नोस्पर्म पढ़ो, एंजियोस्पर्म पढ़ो। ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स पे आप बात करोगे। ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में एक बात और जुड़ जाएगा, दैट इज द एनाटॉमी। ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स को आप लोग डिटेल में पढ़े ही हुए हो, मॉर्फोलॉजी अलग से पढ़े, एनाटॉमी अलग से पढ़े, रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं 12th में, है कि नहीं। चलिए, तो वही हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला अपना थैलोफाइटा। ठीक है बच्चों, क्लियर। बच्चों हम सबसे पहले बात करेंगे इनके हैबिटेट के बारे में। ठीक है बच्चों, क्लियर। बच्चों याद रखना कि जितना भी मेंबर्स थैलोफाइटा का है, जो एल्गी होता है, तो एल्गीज आर मोस्टली फ्री लिविंग। क्या बताओ, ये मोस्टली फ्री लिविंग है। कुछ फॉर्म इसका पैरासाइट्स भी होता है, उसका बात हम बाद में करेंगे। बट बी क्लियर, अगर हम बात करें एल्गी का, तो एल्गी का मैक्सिमम जितना भी एल्गी है दे आर फ्री लिविंग, है कि नहीं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके हैबिटेट के बारे में। ठीक है बच्चों, हैबिटेट के बारे में। बच्चों ये जो एल्गी होता है, दे आर मोस्टली फ्री लिविंग, दे आर मोस्टली, बोल बच्चा, फ्री लिविंग। ये सब फ्री लिविंग है। सम फॉर्म्स आर पैरासाइट। ठीक है, सम फॉर्म्स आर पैरासाइट। और आप सबको पता है कि पैरासाइट का मतलब क्या होता है, कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे पे डिपेंड करे फूड के लिए, शेल्टर के लिए, दे आर कॉल्ड पैरासाइट। तो हम कहेंगे कि मोस्टली ये सब फ्री लिविंग होता है, और कुछ फॉर्म इसका बताओ पैरासाइट्स होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब कौन कौन सा फॉर्म पैरासाइट है, तो जब हम लोग एल्गी को क्लास वाइज पढ़ेंगे तो वहां पे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा, चलो। बच्चों जो इसका फ्री लिविंग फॉर्म होगा, ठीक है, तो याद रखना कि फ्री लिविंग फॉर्म्स, फ्री लिविंग फॉर्म्स, ठीक है, ये क्या बच्चा, तो ये मोस्टली एक्वेटिक होता है, मोस्टली
एक्वेटिक। तो जो भी फ्री लिविंग फॉर्म होगा ये सब मोस्टली क्या बताओ, एक्वेटिक होगा, है कि नहीं। और कुछ जो होता है सम आर, याद रखना कि सम आर टेरेस्ट्रियल, कुछ यहाँ पे टेरेस्ट्रियल है। और टेरेस्ट्रियल में भी याद रखना ये कहाँ मिलेगा, तो ये मॉइस्ट एरियाज में मिलेगा, या इसी को हम बोल लेते हैं मॉइस्ट सरफेस पे मिलेगा, मिट्टी में, ठीक है। तो हमने कह दिया कि जो एल्गी होता है, एल्गी जो फ्री लिविंग होगा वो मोस्टली एक्वेटिक, कुछ जो होगा टेरेस्ट्रियल होगा। और टेरेस्ट्रियल में भी क्या बताओ, दे आर मोस्टली फाउंड इन द वेट एरियाज, जो एरिया वेट है जहाँ वाटर है वहाँ मिलेगा, ठीक है बच्चों, क्लियर। बच्चों एक्वेटिक में हम दो बात करेंगे कि सर ये कैन बी फ्रेश वाटर और मैरीन, ठीक है बच्चा। तो हम बोलते हैं कि सर ये फ्रेश वाटर फॉर्म भी हो सकता है, फ्रेश वाटर फॉर्म भी हो सकता है, और ये क्या बच्चा, मैरीन वाटर फॉर्म भी हो सकता है, मैरीन वाटर फॉर्म भी हो सकता है। तो हमने सबसे पहले बात किया हैबिटेट के बारे में, ठीक है बच्चा, क्लियर। तो हैबिटेट में हमने कहा कि सर ये मोस्टली फ्री लिविंग, सम आर पैरासाइट, और जो फ्री लिविंग होता है दे आर मोस्टली, बोलो बच्चा, एक्वेटिक एंड सम आर टेरेस्ट्रियल। जो भी हो टेरेस्ट्रियल वो क्या बताओ कहाँ मिलेगा, इन द मॉइस्ट एरियाज, ठीक है। और जो एक्वेटिक होता है वो कहाँ कहाँ मिलेगा, तो यू विल सिंपल से फ्रेश वाटर में, और साथ साथ में आप कह सकते हो इन, बोलो, मैरीन वाटर, ठीक है बच्चा। तो कुछ एल्गी वैसा भी होता है जो मैरीन वाटर में मिलेगा, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे पूरा अभी। तो कहीं पर भी हैबिटेट अगर आएगा सामने एल्गी का, तो इतना चीज़ आपके दिमाग में पक्का तो आना ही चाहिए, ठीक बच्चा, क्लियर है। चलो बच्चों, इतना के अलावा कुछ और भी फॉर्म्स हैं जो भी हम बात करेंगे, ठीक है, हैबिटेट में ही। बच्चों हैबिटेट में याद रखना कि कुछ एल्गी जो होता है वो किसी ऑर्गेनिज्म के सरफेस के ऊपर, ठीक है, या उसके बॉडी के अंदर, ठीक है, मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ टर्म्स यहाँ पे हैं जो आपको बता रहे हैं, भूलना मत कभी भी। एक को हम बोलेंगे ईपीफाइटिक एल्गी, ईपीफाइटिक एल्गी, एल्गी तो वैसा एल्गी जो किसी प्लांट के सरफेस पे अटैच मिलेगा, इट इज कॉल्ड द ईपीफाइटिक एल्गी। क्या बोलते हैं अबू, ईपीफाइटिक एल्गी। तो एल्गी विच आर प्रेजेंट, क्या बताओ, अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, क्या बच्चा, इज कॉल्ड ईपीफाइटिक एल्गी कहते हैं, ठीक बच्चा, क्लियर है। ऐसे ही हम बोल लेते हैं एंडोजोइक एल्गी, एंडोजोइक एल्गी। तो देखो अबू जोइक है कि नहीं, एनिमल का फीलिंग आपको आएगा, तो वैसा एल्गी जो एनिमल बॉडी के अंदर रहेगा दैट इज कॉल्ड द एंडोजोइक एल्गी, ठीक है। ऐसे ही हम बोले ईपीजोइक एल्गी, ईपीजोइक एल्गी, तो वैसा एल्गी जो किसी एनिमल के बॉडी सरफेस मिले, इट इज कॉल्ड ईपीजोइक एल्गी। ऐसी टर्म आता है क्रायोफाइटिक एल्गी, क्रायोफाइटिक एल्गी, तो वैसा एल्गी जो स्नो में मिलता है, इट इज कॉल्ड द क्रायोफाइटिक एल्गी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप बोलेंगे ईपीफाइटिक, एंडोजोइक, ईपीजोइक, क्रायोफाइटिक। ऐसे ही आप कह सकते हो एंडोफाइटिक एल्गी, एंडोफाइटिक एल्गी, तो वैसा एल्गी जो क्या बताओ किसी प्लांट के बॉडी के अंदर मिले, दैट इज कॉल्ड एंडोफाइटिक एल्गी। तो बच्चों ये सबका एग्जाम्पल होगा, अगर आपको ज़्यादा याद करने का मन कर रहा है तो आप जाकर एग्जाम्पल सर्च करो, याद करो, बट बकवास का बात हम लोग यहाँ पे बिल्कुल नहीं करने वाले, ठीक है। इस एग्जाम्पल्स पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, क्लियर है। बस ये टर्म्स जो होता है वो टर्म्स आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हमने कह दिया एंडोफाइटिक, ईपीफाइटिक, एंडोजोइक, ईपीजोइक एंड क्रायोफाइटिक एल्गी। तो वैसा एल्गी जो कहाँ मिलेगा, स्नो में, दैट इज कॉल्ड द क्रायोफाइटिक, ठीक है। ईपीजोइक जो एनिमल सरफेस पे मिलेगा, ईपीजोइक, एंडोजोइक जो अंदर मिलेगा, एंडोजोइक, ईपीफाइटिक जो प्लांट के सरफेस में मिलेगा, ईपीफाइटिक,
और एंडोफाइटिक जो प्लांट बॉडी के अंदर मिलेगा एंडोफाइटिक एल्गी कहते हैं। ठीक बच्चा, क्लियर है? तो ये बिल्कुल बेसिक टर्म है जो आपको आना चाहिए। ठीक है, सबको डिफाइन नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो बच्चा आगे आते हैं। बच्चों एक बात कहीं भूलना मत, ठीक है, जो एल्गी होता है, ठीक है, इसमें आपको मिलेगा बुक्स में कि इसका फादर कौन है, इंडियन फादर कौन, फाइकोलॉजी क्या होता है, एल्गोलॉजी क्या होता है, ये सब जीके है। ठीक है, जो आप सबको आता ही होगा पहले से, नहीं आता है तो जान लो फटाफट। तो बच्चों एक टर्म आता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, व्हाट इज फाइकोलॉजी? तो आप बोलेंगे कि स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी। तो एल्गी का जो स्टडी होता है उसको हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। तो बच्चों इसको फाइकोलॉजी कहो, या इसको हम लोग और भी कह सकते हैं क्या बच्चा, एल्गोलॉजी भी कहते हैं। एल्गोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी। ठीक बच्चा, क्लियर है? बच्चों फादर ऑफ फाइकोलॉजी सबको पता होगा, कौन है बताओ? मॉरिस। तो मॉरिस इज नोन एज क्या बताओ? फादर ऑफ फाइकोलॉजी। ठीक है, कोई पूछे आपसे फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, दैट इज एमओपी इंगनर। क्या बाबू? एमओपी इंगनर। ठीक है, तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी ये है मॉरिस, एंड फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, इट इज द एमओपी इंगनर। तो एमओपी इंगनर इज द फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। तो बच्चों ये सब जीके है। ठीक है, याद है तो अच्छा बात, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चा, क्लियर है? इसमें हम और भी बात कह सकते हैं कि एल्गी टर्म कौन कॉइन किया, कौन दिया, है कि नहीं। ठीक है, हु इज द फाउंडर ऑफ फाइकोलॉजी, ये सब भी बात कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा आपको होगा नहीं। ठीक है, चलो तो इतना आपको आना चाहिए कि व्हाट इज फाइकोलॉजी, एल्गोलॉजी क्या होता है, कौन फादर था, कौन इंडियन फादर है, ये सब बात आपको आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो बच्चों अब हम अपने इससे मेन टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दैट इज द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ थैलोफाइटा, है कि नहीं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ थैलोफाइटा। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ थैलोफाइटा। और अभी हमने बताया था कि आप किस किस बेसिस पे पढ़ सकते हो। तो सबसे पहला क्या था आपका? हैबिटेट था, और अभी आपने हैबिटेट देखा भी। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्म यहाँ पे क्या बाबू? हैबिटेट था। बच्चों इसको अगर टफ मानोगी तो याद कभी नहीं होगा, है कि नहीं। आराम से मजे लेकर पढ़ो, याद पक्का होगा। ठीक है, तो हैबिटेट तो भी क्लियर, हमने देखा हैबिटेट क्या बताओ? दे आर मोस्टली एक्वेटिक, है कि नहीं। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर भी और मैरीन वाटर भी, और जो कुछ टेरेस्ट्रियल फॉर्म होगा वो कहाँ मिलेगा? इन द वेट एरियाज। बोल, क्लियर है पक्का? और कुछ जो होता है याद रखना पैरासाइट्स भी होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हमने कुछ टर्म बताया आपको कि एंडोफाइटिक, एंडोजोइक, एपीफाइटिक, एपीजोइक, क्रायोफाइटिक, एटीसी। तो ये सब टर्म आपको थोड़ा मोड़ा आना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? और ये सब टर्म को हम बुक से मैच करेंगे एनसीईआरटी से भी। ठीक है, तो हम जो भी बात यहाँ बोलते हैं कोशिश करते हैं कि सारा बात क्या बताओ आपके एनसीईआरटी के अराउंड रिवॉल्व करे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो इसमें जो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द थैलोफाइटा एल्गीज। ठीक है बच्चों, तो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द मॉर्फोलॉजी। क्या बच्चा? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी। बच्चों आप सबको पता है, हमने बताया था आपको कि जो थैलोफाइट्स होता है, एल्गी होता है, दे जनरली शो विच टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। जल्दी बोल, हमने बताया था ना आपको कि जो थैलोफाइट्स होता है दे जनरली शो विच टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। बोल जल्दी से। तो इट इज द हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल, है कि नहीं। तो हमने कहा था कि जनरली दे शो क्या बच्चा? हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल।
लाइफ साइकिल। ठीक है, तो आप सबको पता है ना कि हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल में डोमिनेंट फेज कौन सा होता है, जल्दी बोल। तो हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल में डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे जो डोमिनेंट फेज है, डोमिनेंट फेज है, डोमिनेंट फेज है वो है आपका गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। और यहाँ पे ये जो गैमेटोफाइट होता है ये डिप्लॉयड की हैप्लॉयड, बोल जल्दी से। तो ये होता है आपका हैप्लॉयड होता है कि नहीं। जाइगोट रिप्रेजेंट बोल बच्चा क्या, तो डिप्लॉयड स्टेज। तो जाइगोट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है डिप्लॉयड स्टेज को। यहाँ पे हम लोग जनरली स्पोरोफाइट नाम का कोई चीज़ यूज नहीं करते हैं। फिर से बोल रहे हैं, जनरली हम लोग एल्गी में स्पोरोफाइट नाम का कोई चीज़ यूज नहीं करते हैं जनरली, बट कुछ एल्गी है जहाँ पे स्पोरोफाइट भी मिलेगा, कुछ एल्गी। तो एक्सेप्शंस याद करेंगे बाद में, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जनरल फीचर्स पढ़ रहे हैं। ठीक, तो याद रखना कि स्पोरोफिटिक फेज ठीक है इज एब्सेंट। तो यहाँ पे स्पोरोफिटिक फेज क्या बताओ जो है ये एब्सेंट है, फेज इज एब्सेंट। और यहाँ पे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है बच्चा, तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जाइगोट है। तो कितना आसान हो गया, मतलब अगर हमको मॉर्फोलॉजी पढ़ना पड़ेगा एल्गी का तो हम क्या पढ़ेंगे, तो हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे उसके गैमेटोफाइट के बारे में। तो अगर हमको एल्गी का पढ़ना है मॉर्फोलॉजी तो हम क्या पढ़ेंगे, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसके गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। क्यों, तो यहाँ पे स्पोरोफाइट तो है ही नहीं सर, तो हमारा काम इससे आसान हो गया है कि नहीं। तो चलो बच्चों, तो बेसिकली हम लोग मॉर्फोलॉजी में हम देखने जा रहे हैं कि इनका गैमेटोफाइट कैसा होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो बच्चों, तो मॉर्फोलॉजी में हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, गैमेटोफाइट के बारे में। तो यही फ़ायदा होता है लाइफ साइकिल पहले पढ़ने से, कि ताकि जब हम गैमेटोफाइट टर्म यूज़ करेंगे तो उससे आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं गैमेटोफाइट्स के बारे में। तो बच्चों आपको तो ये पहले से पता है कि गैमेटोफाइट के लिए आप पहला टर्म बोल सकते हो कि सर ये हैप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड होता है। और याद रखना बच्चा, ये जो हमेशा होगा नॉन वैस्कुलर, वैस्कुलर, ऑलवेज नॉन वैस्कुलर। मतलब यहाँ पे जाइलम फ्लोएम नाम का कोई चीज नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, ये तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। फिर जो गैमेटोफाइट होता है वो कैसा बच्चा, थैलस जैसा होता है, थैलस। ठीक है, दैट इज थैलस। ठीक है, मतलब नॉट डिफ्रेंशिएटेड, ये डिफ्रेंशिएट किया हुआ नहीं होता है। ठीक है, जस्ट एक मास ऑफ सेल है, नॉट डिफ्रेंशिएटेड। और बच्चों एक बात भूलना मत कभी भी, ठीक है, गैमेटोफाइट में यहाँ पे मैकेनिकल टिश्यू भी नहीं मिलता है। व्हाट इज मैकेनिकल टिश्यू, तो वैसा टिश्यू जो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करे उसको हम लोग मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं। ठीक है, मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंट, मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंट। यहाँ पे मैकेनिकल टिश्यू भी एब्सेंट होता है। तो हमने क्या क्या कहा कि गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉयड, नॉन वैस्कुलर मतलब वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, थैलस नॉट डिफरेंशिएटेड, और मैकेनिकल टिश्यू यहाँ पे बच्चा क्या है, एब्सेंट है। आई थिंक क्लियर है पक्का। ठीक है बच्चों, चलो इसमें आगे चलते हैं। बच्चों एक बात कभी भूलना मत कि जो गैमेटोफाइट होता है यहाँ पे,
ठीक है। इन गैमेटोफाइट के पास सेक्स ऑर्गन्स होता है। क्या बच्चा? सेक्स ऑर्गन्स होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि द गैमेटोफाइट बियर सेक्स ऑर्गन्स। गैमेटोफाइट बियर क्या बच्चा? तो ये बियर्स करता है सेक्स ऑर्गन। और बच्चों जो बता रहे हैं भूलना मत बिल्कुल, थैलोफाइटा का सेक्स ऑर्गन सिंगल सेल से बना होता है, मतलब यूनिसेल्यूलर होता है। ठीक है, तो सेक्स ऑर्गन कैसा बच्चा? तो याद रखना यूनिसेल्यूलर। ठीक है। और दूसरा बात, ये जो होता है नॉन जैकेटेड होता है। ठीक है, तो बोलेंगे कि गैमेटोफाइट बियर सेक्स ऑर्गन्स, और सेक्स ऑर्गन यहां पे कैसा है? यूनिसेल्यूलर, सिंगल सेल्ड का होता है। और नॉन जैकेटेड। अब आपके मन में आएगा सर जैकेट क्या होता है सर? तो बड़ा सिंपल टर्म में समझो। जैकेट जैसे आप जैकेट पहनते हो ऊपर से जो आपकी बॉडी को कवर करता है, इन द सेम वे वैसा लेयर ऑफ सेल, ठीक है, जो उस सेल को सराउंड करे, जिस सेल से गैमेट बनने वाला है, दैट इज कॉल्ड द जैकेटेड। जैकेट्स कहते हैं। तो व्हाट इज जैकेट? तो जैकेट इज द स्टेराइल लेयर ऑफ सेल विच सराउंड द सेल फ्रॉम विच गैमेट्स हैव टू बी फॉर्म्ड। है कि नहीं? तो हम बोलेंगे जैकेट क्या होता है? तो जैकेट इज ए स्टेराइल लेयर ऑफ सेल्स, स्टेराइल लेयर ऑफ सेल्स which surround the cell from which gametes will be formed। तो पूछेंगे जैकेट क्या है? तो जैकेट इज द स्टेराइल लेयर ऑफ सेल which surround the cell from which gametes have to be formed। इतना न लिख के हम सिंपल बोलते हैं कि जैकेट क्या है? तो लेयर ऑफ सेल जो फर्टाइल सेल को इंक्लोज करेगा। और फर्टाइल सेल क्या होगा? तो जिस सेल से गैमेट बनेगा उसको हम फर्टाइल सेल कहेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बोल, आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने कहा जैकेट। तो हमने कहा कि यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन है ये कैसा है? यूनिसेल्यूलर, और क्या बताओ? नॉन जैकेटेड। तो कहीं भूलना मत बच्चा, काफी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे सेक्स ऑर्गन को हम बोल देते हैं गैमेटेंजिया। क्या बोलते हैं बाबू? गैमेटेंजिया कह देते हैं। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, ऑर्गन्स आर कॉल्ड गैमेटेंजिया। तो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द सेक्स ऑर्गन इन द केस ऑफ थैलोफाइटा इज कॉल्ड। बोल बच्चा सब, तो क्या बोलेगा? गैमेटेंजिया। सेक्स ऑर्गन यहाँ पे कैसा होता है? तो क्या बोलेगा? सर सिंगल सेल्ड एंड नॉन जैकेटेड। बच्चा इसका एक्सेप्शंस भी है कुछ, और एक जो सबसे अच्छा एक्सेप्शंस जो आपको क्लास 12th में फिगर के साथ दिया है, दैट इज द कारा। तो कारा एक वैसा एल्गी है जिसके पास मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन मिलता है, और उसी कारा का फिगर आपके 12th के चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है, जिसको हम यहाँ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो नोट में बता रहे हैं आपको कि इन कारा, ठीक है, इन कारा सेक्स ऑर्गन इज multicellular and jacketed। कभी मत भूलना,
कि कारा में सेक्स ऑर्गन कैसा होता है, तो मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड होता है। ठीक है बच्चा, क्लियर है? तो और भी एग्जाम्पल्स होगा बट कारा आप कहीं भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये बात था, क्या बताओ, गैमेटोफाइट्स के बारे में हमने सिंपल एक वैसा टर्म बताया ना कि जो आपको गैमेटोफाइट वर्ड सुनने के बाद एल्गी में सीधे सामने में पूरा इमेज बन जाएगा कि हैप्लोइड, नॉन वैस्कुलर, मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंट, बियर सेक्स ऑर्गन इज सिंगल सेल्ड एंड नॉन जैकेटेड, मल्टी सेल्ड कहाँ मिलता है, तो कारा में मिलता है कि नहीं बच्चों? आगे चलते इसमें बच्चों, यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा। अब इसको जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है उसको थोड़ा और सीक्वेंस में हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चा, देखो ध्यान से यहाँ पे बच्चों, ये थैलस होगा, थैलस। अब नो डाउट जैसे हम थैलस कहेंगे आप समझ जाओगे कि सर आप गैमेटोफाइट के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है बच्चों, एल्गी में देखा गया कि थैलस, ठीक है, जो है ये यूनिसेल्युलर भी हो सकता है और मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, एक बात भूलना मत कभी भी, भले हमने यहां थैलस लिखा है तो थैलस से यहां मतलब मेरा क्या है, मतलब मेरा है बॉडी ऑफ एल्गी, एल्गी का बॉडी ऑफ एल्गी। तो हो सकता है कि कुछ वैसा एल्गी हो जिनके बॉडी में बस एक सिंगल सेल हो, मतलब एक सिंगल सेल उस एल्गी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हो सकता है कि वैसा एल्गी हो जहां पे ग्रुप ऑफ सेल्स हो। तो बच्चों बी क्लियर, थैलस वर्ड हमेशा यूज करते हैं मल्टी सेल्यूलर कंडीशन के लिए। बट भूलना मत, आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में यूनिसेलुलर फॉर्म्स एज वेल एज मल्टी सेलुलर फॉर्म्स सबको हम लोग प्लांट किंगडम में रखते थे, है कि नहीं? क्लियर है पक्का? चलो, तो हमने कहा थैलस बॉडी ऑफ एल्गी, क्लियर है? तो हमने कहा कि कुछ यहाँ ऐसा फॉर्म भी है जो सिंगल सेल्ड है कि नहीं, जिसको हम लोग 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कहाँ पढ़ते हैं, तो इन द किंगडम प्रोटिस्टा, है कि नहीं बच्चा? चलो बच्चों, अब सिंगल सेल्ड वाला में इसमें 2 केस हो सकता है। एक वैसा फॉर्म जो मोटाइल हो और एक वैसा फॉर्म जो नन मोटाइल हो, मोटाइल हो और नन मोटाइल हो। अब कॉमन सेंस है यार, जो मोटाइल होगा उसके पास फ्लैजिला मिलेगा और जो होगा नन मोटाइल वहाँ फ्लैजिला नहीं मिलेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट, फ्लैजिला प्रेजेंट और यहाँ पे फ्लैजिला एब्सेंट। बाबू एग्जाम्पल कहीं भूलना मत, इसमें आप सबने पढ़ा होगा क्लेमाइडोमोनाज, क्लेमाइडोमोनाज। तो क्लेमाइडोमोनाज इज द सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गी जो कैसा होता है, मोटाइल होता है। ठीक है, और इसमें जो नाम आप कभी नहीं भूलेंगे दैट इज द क्लोरेला। क्या बच्चा? क्लोरेला। ठीक है बच्चा, तो क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनाज 2 नाम आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्लेमाइडोमोनाज मोटाइल फॉर्म है और जो क्लोरेला है इट इज द नन मोटाइल फॉर्म। ठीक बच्चा, चलो तो बच्चों बेसिकली हम इन सब के लिए थैलस फॉर्म यूज नहीं करते हैं। थैलस वर्ड जो होता है बेसिकली किसके लिए, मल्टी सेलुलर फॉर्म्स के लिए यूज किया जाता है कि नहीं? हम यूनिसेल्ड फॉर्म्स को प्लांट मानते भी नहीं है एज पर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बी क्लियर। ठीक है, चलो तो ये सारा क्या बताओ, यूनिसेल्ड फॉर्म हो गया इसका। ठीक है बच्चों, जो फॉर्म होगा मल्टी सेलुलर, ठीक है, अब वो फिर 2 टाइप में मिल सकता है।
देखो ध्यान से, एक को हम कहते हैं कॉलोनियल फॉर्म, कॉलोनियल फॉर्म कहते हैं, और एक को हम लोग फिलामेंटस फॉर्म कहते हैं, फिलामेंटस फॉर्म कहते हैं। तो कॉलोनियल फॉर्म एंड फिलामेंटस फॉर्म, ठीक है बच्चा, क्लियर। अब कॉलोनियल फॉर्म में आपको हम दो टाइप का पढ़ाएंगे कॉलोनियल फॉर्म, ठीक है। एक को हम बोलेंगे सिनोबियम, सिनोबियम, और एक को हम बोलेंगे कोक्वाइड, कोक्वाइड फॉर्म। क्या बच्चा? सिनोबियम एंड कोक्वाइड फॉर्म, ठीक है। फिलामेंटस फॉर्म में भी आपको हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पढ़ाएंगे। एक पढ़ाएंगे आपको फिलामेंटस ब्रांच्ड, ब्रांच्ड, एक पढ़ाएंगे फिलामेंटस अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, ठीक है। एक पढ़ाएंगे आपको साइफोनेशियस, साइफोनेशियस फॉर्म्स, साइफोनेशियस फॉर्म। एक पढ़ाएंगे आपको हेट्रोट्राइकस फॉर्म, हेट्रोट्राइकस फॉर्म, ठीक है। तो फिलामेंटस में फिलामेंटस ब्रांच फॉर्म, फिलामेंटस अनब्रांच फॉर्म, साइफोनेशियस फॉर्म, और नीचे में जो था दैट इज द, ऊपर लिख दे रहे हैं, हेट्रोट्राइकस फॉर्म, हेट्रोट्राइकस फॉर्म, ठीक है। और भी टाइप का इसमें होता है, बट ये सब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ये तो बड़ा क्लियर हो जाएगा सिंगल सेल वाला। यहाँ पे क्या है, बॉडी में सिंगल सेल होगा जो उस एल्गी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमको देखना है दैट इज द मल्टी सेलुलर फॉर्म देखना हमको है, ठीक है बच्चों। तब हम बात करते हैं किसके बारे में, अबाउट द मल्टी सेलुलर फॉर्म्स के बारे में। बच्चों इसमें अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आखिर में सर फिलामेंटस फॉर्म होता क्या है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चा, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मल्टी सेलुलर थैलस में फिलामेंटस फॉर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों सबसे पहले तो आप समझो कि फिलामेंट होता क्या है, ठीक है। और फिलामेंट समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले ट्राइकोम्स के बारे में, ठीक है। ट्राइकोम समझ लोगे तब फिलामेंट समझ सकते हो, ठीक है। और फिलामेंट समझ लोगे तब फिलामेंटस फॉर्म समझ सकते हो, ठीक है। बच्चों मान लो कि एक सेल ये है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है, ये पांचवा सेल है, ये छठा सेल है, सातवां सेल है, ऐसे ढेर सारा सेल है। और ये सारा सेल एंड टू एंड एक दूसरे पे रखा हुआ है। तो ये एंड टू एंड रखने से जो ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्राइकोम्स। तो व्हेन मेनी सेल्स आर अरेंज्ड इन एंड टू एंड फैशन दैट इज फॉर्म अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड, क्या बच्चा, ट्राइकोम कहते हैं, है कि नहीं। तो ये जो आपके सामने बना स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड ट्राइकोम, ट्राइकोम कहते हैं। तो ट्राइकोम में क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि मेनी सेल्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड, ठीक है, एंड फॉर्म्स अ लॉन्ग cylindrical structure कॉल्ड, क्या बच्चा, तो कॉल्ड ट्राइकोम्स कहते हैं, ट्राइकोम्स। अब इस ट्राइकोम के चारों तरफ अगर म्यूसिलेजिनस कवरिंग मिल जाए, ठीक है, तो जो बनेगा स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द फिलामेंट। क्या बोलते हैं बाबू, फिलामेंट कहते हैं। तो ट्राइकोम विथ
अ ट्राइकोम विथ म्यूसिलेजिनस कवरिंग, म्यूसिलेजिनस कवरिंग, उसको हम कहते हैं क्या बच्चा? तो उसको हम कहते हैं फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट। तो फिलामेंट क्या है? तो फिलामेंट इज अ ट्राइकोम विद द म्यूसिलेजिनस कवरिंग। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब वैसा फिलामेंट जिसमें बस एक ही ट्राइकोम हो उसको हम बोलते हैं यूनिसेरिएट फिलामेंट। क्या बोलते हैं? यूनिसेरिएट फिलामेंट। ठीक है, विथ सिंगल ट्राइकोम, फिलामेंट विथ सिंगल ट्राइकोम। तो वैसा फिलामेंट जिसमें एक सिंगल ट्राइकोम हो उसको हम बोलते हैं यूनिसेरिएट फिलामेंट, यूनिसेरिएट फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट। और वैसा फिलामेंट जहां पे मेनी ट्राइकोम्स हो, मेनी ट्राइकोम्स हो, उसको हम कहते हैं मल्टीसेरिएट फिलामेंट। क्या कहते हैं? मल्टीसेरिएट फिलामेंट, मल्टीसेरिएट फिलामेंट। ठीक है, तो बच्चों अगर ये आपको नहीं भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, मतलब हमको बस यहाँ तक था, फिलामेंट से मतलब था। व्हाट इज फिलामेंट? तो फिलामेंट इज अ ट्राइकोम विद द म्यूसिलेजिनस कवरिंग। अब क्लियर है कि अगर फिलामेंट दो पार्ट में नहीं बटा होगा तो इट इज कॉल्ड अनब्रांच फॉर्म, और अगर वो ब्रांचिंग वहाँ मिला हुआ है तो इट इज कॉल्ड द ब्रांच फॉर्म, है कि नहीं? तो हम बस ये कहना चाह रहे थे कि फिलामेंटस फॉर्म कैन बी ब्रांच्ड और कैन बी अनब्रांच्ड, है कि नहीं? तो ये समझने के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए फिलामेंट क्या होता है। आई थिंक फिलामेंट क्या होता है आपको पक्का आ गया होगा, है कि नहीं? चलो बच्चों आगे आते हैं। अब जो ये फिलामेंटस फॉर्म है, अब ये फिलामेंटस फॉर्म कैन बी ब्रांच्ड और कैन बी अनब्रांच्ड। तो फिलामेंटस फॉर्म जो ब्रांच्ड है और जो अनब्रांच्ड है उसका एग्जाम्पल्स तो आप कभी नहीं भूल सकते हो, अनब्रांच्ड। तो बच्चों अनब्रांच्ड फॉर्म में दो नाम आप कभी नहीं भूलेंगे, एक का नाम है इलोथ्रिक्स, इलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, और एक को हम बोलेंगे स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। तो स्पाइरोगाइरा एंड इलोथ्रिक्स इज द अनब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म एल्गीज। और आपको ये पता होगा कि इलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा आर ग्रीन एल्गी। नहीं पता है टेंशन ना लो, जब पढ़ाएंगे क्लासेस ऑफ एल्गी तो वहाँ पे अच्छे से सब बताएंगे अभी। ठीक है, क्लियर? अभी हम क्या बात कर रहे हैं? तो अभी हम बात कर रहे हैं जनरल फीचर्स ऑफ एल्गी। ठीक बच्चों, इसमें ब्रांच फॉर्म में जो एक नाम है आप कभी मत भूलना, दैट इज द क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा। तो क्लैडोफोरा इज द ब्रांच्ड एल्गी। ठीक है, कैसा है बच्चा? तो ये ब्रांच्ड एल्गी है, तो फिलामेंटस एंड ब्रांच एल्गी। तो तीन नाम आए आपके पास, कौन कौन सा बोल बच्चा? तो क्लैडोफोरा, इलोथ्रिक्स एंड बोल स्पाइरोगाइरा। तो कौन कौन सा? तो क्लैडोफोरा, इलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। तो बच्चों ये सब नाम है ना, सुनते सुनते आपको सारा नाम अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, हम आराम से खाली पढ़ते रहो खाली सब कुछ। ठीक है बच्चों, इसमें जो तीसरा फॉर्म होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, दैट इज द हेट्रोट्राइकस फॉर्म। ठीक है, हेट्रोट्राइकस फॉर्म, हेट्रोट्राइकस फॉर्म्स, ट्राइकस फॉर्म या हेट्रोट्राइकस फिलामेंट्स। बच्चों एक वैसा एल्गी जो फिलामेंटस हो बट वहाँ पे दो टाइप का फिलामेंट्स मिलता है। तो हेट्रोट्राइकस के पास क्या बताओ? हैव टू टाइप्स ऑफ फिलामेंट। तो इनके पास दो टाइप का फिलामेंट होता है।
एक को हम कहते हैं प्रोस्टेट फिलामेंट, प्रोस्टेट फिलामेंट, प्रोस्टेट फिलामेंट, फिलामेंट, और एक को हम बोलते हैं इरेक्ट फिलामेंट, इरेक्ट फिलामेंट, इरेक्ट फिलामेंट, इरेक्ट फिलामेंट, या इसी को हम बोल देते हैं प्रोस्टेट ब्रांच एंड इरेक्ट ब्रांच। ठीक है बच्चों, मान लो ये एल्गी है, तो जो कोई फिलामेंट ग्राउंड के पैरेलल होता है दे आर कॉल्ड प्रोस्टेट। तो ये हुआ प्रोस्टेट, तो ये जो फिलामेंट हुआ इट इज कॉल्ड द प्रोस्टेट फिलामेंट। और इस पे जो सरफेस है, अब सरफेस के अगर परपेंडिकुलर हुआ इट इज कॉल्ड द इरेक्ट फिलामेंट। अब बता बच्चा सर, जो आपका मॉडर्न डे प्लांट्स है, जो आपका टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, वो सब कैसा होता है? तो दे आर अपराइट ना, इरेक्ट होता है। तो ये कहा गया कि वैसा एल्गी जो कैसा था, हेट्रोट्राइकस था, उसी एल्गी से टेरेस्ट्रियल प्लांट का एवोल्यूशन हुआ होगा। तो हम पूछेंगे विच एल्गी इज कंसिडर्ड एज द एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न डे प्लांट्स या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज द हेट्रोट्राइकस एल्गी। क्यों? तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्या? इरेक्ट फिलामेंट्स। तो अगर इनके पास इरेक्ट फिलामेंट है तो कहीं ना कहीं जो प्लांट टेरेस्ट्रियल है, जो इरेक्ट है, उनका एवोल्यूशन इसी एल्गी से हुआ होगा। ठीक है, क्लियर? तो बच्चों ये जो होता है पैरेलल टू सरफेस, टू सरफेस, और ये जो होता है परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है, तो इरेक्ट होता है, वो परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या बताओ? पैरेलल होता है। ठीक बच्चा, क्लियर है? बच्चों ध्यान दो यहाँ पे, हम बस ये कहेंगे कि हेट्रोट्राइकस एल्गी, हेट्रोट्राइकस एल्गी, ट्राइकस एल्गी are considered as ancestor of terrestrial plants, terrestrial, बोल बच्चा, प्लांट्स। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का एंसेस्टर कौन सा एल्गी होगा? हेट्रोट्राइकस एल्गी। अब आपके मन में आएगा एग्जाम्पल इसका सर। तो बच्चों एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी भूलिएगा मत इसका। एक नाम है इसका कॉलियोकिट, कॉलियोकिट, कॉलियोकिट ई है। एक का नाम है एस्टाइजियो, एस्टाइजियो, एस्टाइजियो क्लोनियम, एस्टाइजियो क्लोनियम। ठीक है, और एक नाम है फिशचिला, फिश टीएस एंड चिला, फिशचिला। ये तीन नाम कभी मत भूलना, दैट इज द फिशचिला, एस्टाइजियोकोलोनियम एंड कॉलियोकिट। तो बच्चों जितना हमने नाम बताया इसमें आपको नाम मिला इलोथ्रिक्स, एस्पाइरोगाइरा, क्लैडोफोरा, कॉलियोकिट, एस्टाइजियोकोलोनियम एंड फिशचिला। बच्चों इन सारे पॉइंट्स पे आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलो, तो ये हमने फिलामेंटस फॉर्म का बात किया। ठीक है बच्चों अब फिलामेंटस फॉर्म में ही, ठीक है, अगर ढेर सारा फिलामेंट, एक फिलामेंट, दो फिलामेंट, तीन फिलामेंट, चार फिलामेंट ऐसे मिल जाए तो ये क्या बताओ? एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर दिया, एक पैरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया, तो एक फॉर्म आता है पैरेनकाइमेटस फॉर्म। तो जितना भी आपका रेड एल्गीज होता है दे आर जनरली क्या बताओ? पैरेनकाइमेटस फॉर्म। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो अभी सब आगे उसमें पढ़ेंगे, जो पैरेनकाइमेटस फॉर्म है उसको हम लोग रेड एल्गी में देखेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ था जो आपको बिल्कुल आना चाहिए। तो ये हमने मल्टी सेलुलर थैलस में किसका बात किया? तो फिलामेंटस फॉर्म का बात किया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं कॉलोनियल फॉर्म। ठीक है बच्चों, कॉलोनियल फॉर्म, ठीक है,
ये भी काफ़ी सिंपल सा है, कहीं भूलना मत इसके बारे में भी जो बता रहे हैं। ध्यान दो यहाँ पे, कोलोनियल फॉर्म, कोलोनियल फॉर्म। तो यहाँ पे जो एल्गी होगा वो एल्गी कॉलोनी फॉर्म करेगा, ठीक है। तो जो एल्गी होगा तो एल्गी विल फॉर्म कॉलोनी, एल्गी विल फॉर्म क्या बच्चा, कॉलोनी, ठीक है। अब आखिर में व्हाट इज कॉलोनी, कॉलोनी क्या है? तो कॉलोनी इज द ग्रुप ऑफ a group of definite number of cell which are present together तो हम आपसे पूछेंगे व्हाट इज कॉलोनी। द कॉलोनी इज द ग्रुप ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ सेल विच आर प्रेजेंट टुगेदर, तो उसको हम कॉलोनी कहते हैं। मान लो यहाँ पे ये जो ग्रुप ऑफ सेल बना, दैट ग्रुप ऑफ सेल जो एक साथ आया है, इट इज कॉल्ड द कॉलोनी, ठीक है बच्चा, क्लियर है। अब इस कॉलोनी में जो सेल आ रहा है, अब वो सेल कैसा है? तो अगर सेल मोटाइल होता है, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ मोटाइल सेल, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ मोटाइल सेल्स कैसा कॉलोनी फॉर्म करेगा? विल फॉर्म अ मोटाइल कॉलोनी, विल फॉर्म अ मोटाइल कॉलोनी। तो अगर ग्रुप ऑफ मोटाइल सेल होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा? एक मोटाइल कॉलोनी फॉर्म करेगा, है कि नहीं। और जो मोटाइल कॉलोनी होता है, उस मोटाइल कॉलोनी को हम बोलते हैं सिनोबियम। क्या बोलते हैं? सिनोबियम। तो व्हाट इज सिनोबियम? तो सिनोबियम्स आर द ग्रुप ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स हैविंग, क्या बोलेंगे, फ्लैजिला। अ ग्रुप ऑफ, क्या बोलेंगे, मोटाइल सेल्स, ठीक है, इसको कॉल्ड क्या बताओ, सिनोबियम फॉर्म्स कहते हैं। आखिर में इसका एग्जांपल क्या है बच्चा? तो बड़ा कॉमन नाम है, कभी भूलना मत, वॉलबॉक्स। तो वॉलबॉक्स भी आपको पढ़ना है। तो वॉलबॉक्स कैसा एल्गी है? तो कॉलोनियल एल्गी है। और वॉलबॉक्स का कॉलोनी कैसा होता है? तो मोटाइल कॉलोनी होता है। तो कॉलोनी ऑफ वॉलबॉक्स इज द मोटाइल। समझ में पक्का आ रहा है? पक्का। तो हमने बोलेंगे कि द कॉलोनी ऑफ वॉलबॉक्स इज, क्या बोलेंगे, मोटाइल कॉलोनी, ठीक है। दूसरा चीज कि ग्रुप ऑफ सेल तो हो, अ ग्रुप ऑफ नॉन मोटाइल सेल्स, ये कहलाएगा कोक्वाइड। क्या बच्चा? कोक्वाइड कॉलोनी कहते हैं, कोक्वाइड कॉलोनी। और कोक्वाइड कॉलोनी में कहीं भूलना मत, एक नाम है हाइड्रोडिक्टियन। हाइड्रोडिक्टियन इज द, क्या बोलेंगे, कोक्वाइड कॉलोनी। और जो वॉलबॉक्स है वो क्या बताओ, इट इज द सिनोवियल कॉलोनी, ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो ये हमने बात किया किसके बारे में, कॉलोनीज के बारे में हमने बात किया। बात समझ में आ रहा होगा पक्का आपको, ठीक है, क्लियर है। तो ये सब हल्का सा ब्रीफ आइडिया था थैलस के बारे में। तो बच्चों हमने यहाँ पे नाम क्या क्या देखा, ध्यान देना, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, एस्पाइरोगाइरा, इलोथ्रिक्स, ठीक। उसके बाद क्लेडोफोरा, कॉलियोकिट, एस्टाइजियोकोलोनियम, फ्रिस्टिला, और फिर बच्चा वॉलबॉक्स एंड हाइड्रोडिक्टियन। बड़ा सिंपल नाम है, इसको आराम से आप याद कर सकते हो, ठीक है बच्चा। तो ये सारा बात था क्या, थैलस के बारे में जनरल चीज, ठीक है बच्चा। अब हम लोग जब पढ़ेंगे ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी अलग से,
तो वहाँ पे जो भी कुछ खास बात थैलस के बारे में होगा उनका, वो वहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चा, क्लियर है? चलो अब आगे आते हैं। तीसरा चीज जो है रिप्रोडक्शन। बच्चों जो एल्गी है, आखिर में एल्गी कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों जो एल्गी होता है, एल्गी में रिप्रोडक्शन इन एल्गी, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। बच्चों एल्गी में जो रिप्रोडक्शन है, ध्यान देना, इसको हम लोग 3 ग्रुप में बांटेंगे। ठीक है, एक को हम कहेंगे सेक्सुअल, जो आपको आता है पहले से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चा, एक को हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक को हम बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब आपके मन में पक्का ये बात आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे सेक्सुअल लिख ही दिया है, तो क्यों आप अलग से लिखे वेजिटेटिव? बच्चों देखो ध्यान से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और वेजिटेटिव में हल्का सा डिफरेंस होगा प्लांट्स में। ठीक है, वो हम बताते हैं डिफरेंस क्या है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले सेक्सुअल देख लो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो भाई सिनगैमी से होगा। और सिनगैमी क्या है बच्चा? तो आप सबको को पता है, फ्यूजन ऑफ, बोल बच्चा, गैमेट्स ही तो है। और गैमेट्स क्या होता है आप सब जानते हो, है कि नहीं? क्योंकि हमने सब डिटेल में आपको पढ़ाया था, इसीलिए ये सब बात आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ये कैन बी क्या बच्चा? आइसोगेमस हो सकता है, कैन बी एनाइजोगेमस और कैन बी ऊगेमस। ये आइसोगेमस हो सकता है, एनाइजोगेमस हो सकता है और ऊगेमस हो सकता है। तब पूछेंगे आपसे कि जो आप में रिप्रोडक्शन है किसमें, इन एल्गी, वो बताओ कैसा कैसा हो सकता है? तो यू कैन से आइसोगेमस, एनाइजोगेमस एंड क्या बच्चा? ऊगेमस। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब जो यहाँ पे है अगला, दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, बी क्लियर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होगा बाय द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। क्या बच्चा? बाय द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। वो मान लो ये एल्गी है, इस एल्गी में कोई एक वैसा स्ट्रक्चर हो जिस स्ट्रक्चर के अंदर में स्पोर बन रहा हो माइटोसिस से, और वो स्पोर से फिर नया प्लांट बॉडी का, नया थैलस का फॉर्मेशन हो, तो उस मेथड को हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में, फंजाई में जब भी हम बोलेंगे तो आपको समझना है कि सर वहाँ पे किसी के स्ट्रक्चर के अंदर में स्पेशल टाइप का स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा होगा बाय माइटोसिस, और वो स्पोर जर्मिनेट करके क्या बताओ, नया प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा होगा। ठीक, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मान लो ये एल्गी है और एल्गी का कोई पार्ट हम तोड़ दिए और उससे फिर नया एक पूरा एल्गी बन गया, और उस पार्ट को बनाने में अलग से कोई सेल डिवीजन नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हम फिर से बोल रहे हैं कि वेजिटेटिव उसको बोलेंगे जब किसी पार्ट से नया बन जाए ऑर्गेनिज्म और उस पार्ट को बनाने में अलग से कोई डिवीजन नहीं हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव। और एसेक्सुअल हम उसको बोलेंगे कि जहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर में
माइटोसिस से एक स्पेशल टाइप का क्या बने, स्ट्रक्चर्स बने, जिसको हम बोलेंगे स्पोर, और वो स्पोर क्या बताओ, जर्मिनेट करके फिर एक नया प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, तो उसको हम बोलेंगे एसेक्सुअल। ठीक है, तो बी क्लियर, फंजाई में और एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, तो बाई माइटोस्पोर्स। ठीक है, बाई माइटोस्पोर्स, माइटोस्पोर्स किससे बच्चा, तो ये माइटोस्पोर्स से होता है। ठीक है, और माइटोस्पोर्स में जो हम नाम बता रहे हैं वो कहीं भूलना मत। ठीक है बच्चा, एक नाम बोलेंगे जूस्पोर्स, जूस्पोर्स। ठीक है, एक को हम बोलेंगे एप्लेनोस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स। एक को हम बोलेंगे हिप्नोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स। एक को हम बोलेंगे एकाइनिट्स, एकाइनिट्स। ठीक है बच्चा, तो आप कहेंगे क्या कहा बच्चा, तो जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर्स। ठीक है बच्चा, क्लियर है, एकाइनिट्स। ठीक है, क्लियर है पक्का, हिप्नोस्पोर्स। और इसमें एक नाम बोलेंगे दैट इज द ऑटोस्पोर्स, ऑटोस्पोर्स। तो ये सारा टाइप का यहाँ पे माइटोस्पोर्स आपको मिलेगा, और इसमें से जो सबसे कॉमन है वो कौन सा है, तो जूस्पोर है। तो मोस्ट कॉमन माइटोस्पोर इज द जूस्पोर्स। ठीक है, क्लियर है बच्चा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एल्गीज में जो होता है ये कैसे, तो बोलेंगे कि बाई फ्रैगमेंटेशन। कैसे बच्चा, तो एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो फ्रैगमेंटेशन से होगा। इसमें क्या बच्चा, तो उसका जो पार्ट होगा वो टूटेगा, और टूटने से क्या बताओ, उससे फिर एक नया एल्गी का होगा फॉर्मेशन। तो हम जब पढ़ेंगे ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, तो वहाँ पे इन सारे बात पे हम लोग बात करेंगे, सेक्सुअल के बारे में, एसेक्सुअल के बारे में और वेजिटेटिव के बारे में। बच्चों अभी हम बस आपको सिखा रहे हैं पॉइंट्स कि आप किस किस पॉइंट के बेसिस पे ग्रीन एल्गी को, ब्राउन एल्गी को, रेड एल्गी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोल आ रहा होगा पक्का। ठीक है, तो ये सारा बात था किसके बारे में, तो अबाउट द रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ठीक बच्चा, अब इसमें आगे बढ़ेंगे और देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एल्गीज। ठीक है, क्लियर बच्चों। अब देखो यहाँ पे लाइफ साइकिल एल्गी में कैसा कैसा होगा। ठीक है, तो बच्चों आप सबको पता है यार कि जनरली एल्गी में लाइफ साइकिल कैसा होता है, तो आप बोलेंगे कि सर एल्गी में जनरली लाइफ साइकिल हैप्लैंटिक होता है। लाइफ साइकिल इन एल्गी, लाइफ साइकिल इन एल्गी क्या बच्चा, तो आप सबसे पहले बोलेंगे सर हैप्लैंटिक, हैप्लैंटिक। ठीक है, लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल। तो मोस्टली एल्गी हैव this type of life cycle, have this type of life cycle, life cycle। और बच्चों एक बात दिमाग में बैठा लो कि हम लोग जब भी पढ़ेंगे लाइफ साइकिल तो डिटेल में सिर्फ और सिर्फ हैप्लैंटिक ही पढ़ेंगे। तो इसका हम लोग को डिटेलिंग करना है, डिटेलिंग करेंगे इसका हम लोग, और इसका बहुत सारा बात आपको हम बता चुके हैं पहले भी। ठीक है, चलो। और इसके अलावा यहाँ पे दो आप और नहीं भूलेंगे, एक का नाम है डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल, और एक को बोलेंगे हैप्लो डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल, हैप्लो डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। तो आपके दिमाग में बिल्कुल आ रहा होगा सर डिप्लॉयंटिक में डिप्लॉयड फेज डोमिनेंट होगा, स्पोरोफाइट आ गया सर, और यहाँ पे क्या बच्चा हैप्लॉयड फेज भी होगा और डिप्लॉयड फेज भी होगा। तो बच्चों डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल में एक नाम कभी मत भूलना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फाउंड इन फ्यूकस।
और इसमें नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि फ्यूकस में कौन सा लाइफ साइकिल होता है, तो डिप्लॉयंटिक होता है। और ये कोई नया चीज़ नहीं है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो आपको इसका डिटेलिंग नहीं करना है, ठीक है। और ये जो होगा एक्टोकार्पस में, एक्टोकार्पस, फिर एक नाम है पोलीसिफोनिया, पोलीसिफोनिया, और कैल्प्स, ठीक है। तो बी क्लियर कि एक्टोकार्पस में पोलीसिफोनिया है, ठीक है, या जो कैल्प्स है, ये सब में क्या बताओ, ये सिंपल से दे हैव द क्या, तो आप कहेंगे, बोलो कौन सा, द हैप्लोडिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। बच्चों तो एनसीईआरटी है, और इस एनसीईआरटी में आप खोलोगे पेज नंबर 43, और 43 में तक लिखा हुआ है कि इंटरेस्टिंगली while most algae genera are haploentic, some of them such as Ectocarpus, ठीक है, Polysifonia, फिर Calps are haplodiploentic, Fucus and algae is क्या बोलेंगे, डिप्लोएंटिक। और फ्यूकस में नीट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। हमने कहा भी था आपको कि ये आपको पूरा पढ़ने के लिए लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, आई थिंक आपने पढ़ा भी होगा और कुछ बात आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो बच्चों ये हमने बात किया अबाउट द जनरल फीचर्स ऑफ एल्गी, जिसमें हमने बात किया हैबिटेट के बारे में, उनके बॉडी मॉर्फोलॉजी के बारे में, उनके रिप्रोडक्शन के बारे में, और हमने बताया कि रिप्रोडक्शन में आपके पास क्या क्या था, सेक्सुअल था, एसेक्सुअल था और वेजिटेटिव था। सेक्सुअल में आपके पास क्या था, आइसोगेमी, एनाइजोगेमी एंड ऊगेमी। एसेक्सुअल में माइटोस्पोर्स से होगा, और माइटोस्पोर्स में क्या था, एप्लेनोस्पोर्स, जूओस्पोर्स, काइनेट्स, ऑटोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, और इसमें क्या बताओ, फ्रैगमेंटेशन था। हम लोग अगले क्लास में एल्गी पूरा खत्म करेंगे, ठीक है, और उसमें हम लोग पूरा जो ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है, उसको हम लोग कंपेयर करके पढ़ लेंगे। और इतना पढ़ने के बाद जाके बनाना क्वेश्चन बैंक, जितना क्वेश्चन है सब बन जाएगा आपसे, ठीक है। हमको मतलब है क्वेश्चन सॉल्व करने से, हमको ज्ञानी नहीं बनना है। ज्ञानी बनना होगा तो जाके पढ़ना बीएससी, आई थिंक सबको तो डॉक्टर ही बनना है, बीएससी में से तो करना है नहीं, ठीक है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे वही चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे काम का चीज़ है, जिससे हमारा नेट में सिलेक्शन हो जाए। कोई भी चीज़ को जो एनसीईआरटी में दिया है उसको अच्छे से एक्सप्लेन पूरा करेंगे, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर किताब पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, काम हो गया हमारा, ठीक है बच्चों। चलो फिर कल मिलते हैं, बाय।